फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपने इस चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है हमारी सीए इंटर लॉ सीरीज़, उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर को फिनिश किया था, वाइंड अप किया था, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ डिविडेंड। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिविडेंड। सो लेट अस फर्स्ट नो कि डिविडेंड होता क्या है। In general meaning, dividend is that part of distributable profits of the company which is given to the shareholders. तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है एज अ प्रॉफिट, या कह लो एज अ इनकम। उस प्रॉफिट या इनकम को हम डिविडेंड कहते हैं। ये तो हो गया जनरल मीनिंग, बट लेट अस नो कि लॉ की लैंग्वेज में डिविडेंड को क्या डेफिनेशन दी गई है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 35 हमें डिविडेंड की डेफिनेशन देता है, और इस 2 क्लॉज 35 में कहा गया है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड में डिविडेंड तो आता ही है और साथ में इंटरिम डिविडेंड भी आता है, यानी कि जो भी प्रोविजंस डिविडेंड पे लागू होंगी वही सारी प्रोविजंस इन द सेम मैनर इंटरिम डिविडेंड पे भी लागू होंगी। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिविडेंड है वो तो शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, बट जो इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं। साथ ही में जो डिविडेंड होता है हमारा, हम उसे फाइनल डिविडेंड भी कह देते हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रपोज किया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ही प्रपोज किया जाता है। जो फाइनल डिविडेंड है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, जबकि जो इंटरिम डिविडेंड है वो बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है। और जो बोर्ड मीटिंग होती है वो किसी भी दो एजीएम के बीच में आती होगी, मतलब एक एजीएम में उसे नहीं डिक्लेयर किया जाता, इंस्टेड बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है। और एक जो लास्ट और कह सकते हैं कि एक मेन डिफरेंस है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में, वो ये है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो प्रपोज और डिक्लेयर होता है आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि इंटरिम डिविडेंड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने से पहले प्रपोज किया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है। तो आई होप कि आपको अब फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो लेट अस मूव टू द चैप्टर। अब चैप्टर में बेसिकली हमें 5 सेक्शंस गिवन हैं, डेट इज़ फ्रॉम सेक्शन 123 टू 127। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 123 एंड 124 कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन 123। सेक्शन 123 है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का, जो बताता है कि हमें डिविडेंड कब पे करना है, कैसे पे करना है, और इसके रिगार्डिंग क्या क्या और रेगुलेशंस या फिर रूल्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या क्या होंगे, यानी कि डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है, कौन कौन सी अमाउंट्स में से या कौन से रिजर्व्स में से डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मेनली डिविडेंड के 3 सोर्सेज होते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, सेकंड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और गवर्नमेंट ग्रांट्स, और साथ ही में फ्री रिजर्व्स। सॉरी 4 सोर्सेज हैं, मैंने गलती से 3 बोल दिए थे तो 4 सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उससे पहले हमें उन प्रॉफिट्स या जो भी गवर्नमेंट ग्रांट या फ्री रिज़र्व है उसमें से पहले हमें, अगर हमारा कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का, तो हमें सबसे पहले उसे सेट ऑफ करना है, और उसके बाद ही हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर कोई अमाउंट बचती है तो। सबसेक्शन 2 इंटरिम डिविडेंड। तो सबसेक्शन 2 बात करता है इंटरिम डिविडेंड के बारे में कि कैसे इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा, और कहाँ कहाँ से इसे पे किया जा सकता है। तो इंटरिम डिविडेंड को, जैसा कि हमने अभी जाना, कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी बोर्ड मीटिंग में, और इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं लेट अस नो। ये या तो करंट ईयर प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि फॉर सपोज़ जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को,
और कंपनी ने सपोज़ कीजिए अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई 30 जून को, तो इस केस में जो भी 1 अप्रैल से लेके फर्स्ट क्वार्टर था, यानी कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 क्वार्टर्स की जो भी प्रॉफिट्स थे उसमें से कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, या फिर जिस ईयर के रिगार्डिंग, यानी कि सपोज़ कीजिए अगर कंपनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो फिर उस ईयर के प्रॉफिट्स को भी यूज़ कर सकती है जिस ईयर से इंटरिम डिविडेंड रिलेट करता है, यानी कि जिस ईयर की रेफरेंस में इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा रहा है उस ईयर के भी प्रॉफिट्स यूज़ किए जा सकते हैं। या फिर कोई भी जो और प्रॉफिट एंड लॉस के रिजर्व्स अगर क्रेडिट पड़े हुए हैं तो उनमें से भी इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर लॉस है, यानी कि अगर करंट ईयर में, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया था कि अगर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और बोर्ड मीटिंग हेल्ड की गई 30 जून को, तो इस केस में अगर 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कंपनी को करंट ईयर में लॉस हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में अगर कंपनी फिर भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जो रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड है वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब समझे, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर में जिस भी रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर किए गए थे, तो उन तीनों ईयर के जो रेट ऑफ डिविडेंड थे उनके एवरेज रेट से ज़्यादा रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए अगर लॉस है तो। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने सपोज़ कीजिए 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से विदिन 5 डेज़ यानी कि 6 जुलाई से पहले कंपनी को जो डिविडेंड की अमाउंट है वो एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है। अब डिविडेंड को कौन कौन से मोड्स में पे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि डिविडेंड या तो शेयर होल्डर को पे होगा या फिर उसके बैंकर को पे होगा, और स्पेशली जो डिविडेंड है वो कैश में पे होना चाहिए, डिविडेंड काइंड में पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे कैश का मतलब ये नहीं है कि आप करेंसी में पे करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसको चेक के थ्रू, डिविडेंड वारंट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दिया जा सकता है, पे किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो इन काइंड पे नहीं हो सकता, आपको इन कैश ही पे करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है निधि कंपनीज़ की, तो वो तो डायरेक्टली अपने मेंबर्स के अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, वो किसी और मोड से पे नहीं कर सकते। बट बाकी कंपनीज़ के केस में वो या तो थ्रू चेक या फिर डिविडेंड वारंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम्स के थ्रू, जैसे कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, तो ये सब यूज़ करके भी डिविडेंड को पे कर सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग जो रह गई इस पूरे सेक्शन में वो है कंपनीज़ रूल्स 2014। तो जो कंपनी रूल्स 2014 है वो कहते हैं कि अगर किसी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं हैं लेकिन फिर भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो वो कर सकती है आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स। लेकिन फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं जिन्हें फुलफ़िल करना होगा अगर कंपनी फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। तो पहले तो ये फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? फ्री रिजर्व्स वो वाले रिजर्व्स होते हैं जिन्हें आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कुछ रिजर्व्स आपको पता होंगे कि ऐसे होते हैं जिन्हें आप कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इसे हम सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी और पर्पज़ के लिए CRR को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, तो उन्हें हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल रिज़र्व हो गया, रेवेन्यू रिज़र्व हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये सारे रिजर्व्स को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन्हें हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। तो अगर कंपनी फ्री रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो उसे 3 कंडीशंस फुलफ़िल करनी होंगी। लेट अस नो कि वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं। पहली कंडीशन है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 प्रीवियस ईयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड के एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने? कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले
3 फाइनेंशियल ईयर के रेट्स ऑफ डिविडेंड के एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पिछले 3 ईयर्स में कंपनी ने तीनों साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और सपोज़ कीजिए कि फर्स्ट ईयर में उसने डिक्लेयर किया डिविडेंड एट द रेट 20% और सेकेंड ईयर में उसने डिक्लेयर किया एट द रेट 30% और थर्ड ईयर में उसने डिक्लेयर किया एट द रेट 40%। तो जो हमारा एवरेज रेट बनता है तीनों ईयर्स का, डेट इज़ 30%। तो हम जो कंपनी है वो 30% या उससे कम पे ही इस बार डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व। 30% से ज़्यादा रेट पे डिक्लेयर नहीं कर सकती है, या तो 30% या फिर 30% से कम रेट पे, ज़्यादा पे नहीं कर सकती। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि जो टोटल अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिज़र्व के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम अमाउंट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, वो जो अमाउंट है वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिज़र्व्स का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि जो भी अगर कोई लॉस हुआ है करंट ईयर में, अगर तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, डेट्स अ सेपरेट इशू, बट लॉस होना मतलब प्रॉफिट ना होना और लॉस होने में डिफरेंस होता है ना। प्रॉफिट नहीं होने का क्या मतलब है कि लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को लॉस हुआ हो। तो अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो उस केस में जो सेकंड कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिज़र्व का 10% और जो भी करंट ईयर का लॉस हुआ है वो उसमें से लेस कर दो। अब जो भी अमाउंट बचेगी उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी स्टडी मैट ही ICI का स्टडी मटेरियल उठा के देखोगे तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे बोल के ही बता देती हूँ कि जैसे कि अगर किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल फॉर सपोज़ 50 करोड़ है और उसके जो फ्री रिज़र्व्स हैं वो 150 करोड़ हैं और जो करंट ईयर का लॉस आ रहा है वो 16 करोड़ का आ रहा है, तो उस केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे। सेकंड पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम PUC और फ्री रिज़र्व्स को, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिज़र्व्स को ऐड कर दो, उसका 10% ले लो। तो फ्री रिज़र्व्स 150 करोड़ हैं और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, तो ये बन गया हमारा 200 करोड़। अब 200 करोड़ का 10% यानी कि 20 करोड़। अब 20 करोड़ में से जो करंट ईयर के लॉस हैं उसको लेस कर दो। करंट ईयर लॉस कितना था हमारा 16 करोड़, तो 20 करोड़ माइनस 16 करोड़ डेट इज़ 4 करोड़। तो जो हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आया होगा। आई होप कोई अब कन्फ्यूज़न ना हो। और जो थर्ड कंडीशन है वो है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, यानी कि डिविडेंड की अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, जो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स हैं वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होने चाहिए। डिविडेंड के अमाउंट को डिक्लेयर करने के बाद, डिविडेंड के अमाउंट को माइनस करने के बाद जो फ्री रिजर्व्स में पैसा बचा, जो रिजर्व्स में पैसे बचे, वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होने चाहिए। तो 3 कंडीशंस हमें फुलफ़िल करनी है अगर हम फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि पिछले 3 ईयर के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन के जो डिविडेंड अमाउंट है वो PUC प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% माइनस करंट ईयर लॉसेस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो बैलेंस ऑफ रिजर्व है आफ्टर विड्रॉल ऑफ डिविडेंड अमाउंट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल करने के बाद ही हम फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी इनमें से कम अमाउंट होगी, जो भी लीस्ट अमाउंट होगी, वो एज अ डिविडेंड डिक्लेयर की जा सकती है। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 124 बात करता है कि डिविडेंड कब पे करना है और अगर कोई डिविडेंड अमाउंट नहीं पे हुई तो क्या होगा। तो लेट अस गो इनटू द सेक्शन। तो सेक्शन 124 का सब सेक्शन 1 कहता है
कि जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज़ पे हो जाना चाहिए, यानी कि कंपनी ने जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके विद इन 30 डेज़ डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। और अगर कोई अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे नहीं हो पाती है ड्यू टू एनी रीज़न, या तो कंपनी की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट हो गया या फिर जो मेंबर है वही डिविडेंड लेने नहीं आया, फॉर सपोज़ उसका कोई जो पता ही नहीं चला कि मेंबर कहाँ चला गया, मेंबर को ट्रेस ही नहीं किया जा सका, तो उस केस में अगर कोई भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड अनपेड रह गई, मतलब पे नहीं की कंपनी ने, तो वो जो अनपेड अमाउंट है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है विद इन नेक्स्ट 7 डेज़। यानी कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको विद इन 30 डेज़ पे करना था, विद इन 30 डेज़ पे नहीं हुआ तो वो 30 डेज़ ख़त्म होने के बाद विद इन 7 डेज़ कंपनी को वो अनपेड डिविडेंड की जो अमाउंट है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड अनपेड है तो कंपनी को अनपेड शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है ऑन इट्स वेबसाइट। तो कंपनी इस स्टेटमेंट में क्या क्या देगी, एक तो शेयर होल्डर का नेम और उसका कोई भी जो एड्रेस है कंपनी को पता हो, और साथ ही में जो भी उसके हिस्से की जो डिविडेंड की अमाउंट ड्यू है, जो अमाउंट अनपेड है उसके हिस्से की, वो उस स्टेटमेंट में शो करनी होती है। तो कंपनी एक स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स बनाएगी और उसे अपनी वेबसाइट पे, और साथ ही में अगर सीजी ने कोई और वेबसाइट भी प्रेस्क्राइब की है तो उस वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी विद इन 90 डेज़ ऑफ डिपॉजिटिंग दी अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मतलब कंपनी ने जब भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट किया उसके 90 डेज़ के विद इन कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे भी, और साथ ही में कोई और वेबसाइट जो सीजी ने प्रेस्क्राइब की है उस पे भी। अब अगर कंपनी ने कोई अमाउंट जो है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो डिपॉजिट करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, तो उस केस में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 12% पर एनम उस अमाउंट पे जो उसको ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, बट उसने नहीं की है। और ये जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी उसे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। अब साथ ही में है सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके जो डिविडेंड के अमाउंट लेने के लिए एंटाइटल्ड है वो कभी भी कंपनी से आके डिविडेंड के अमाउंट क्लेम कर सकता है। ओके, अब सबसेक्शन 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई भी अनपेड डिविडेंड की अमाउंट है जो कि 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक पे नहीं हुई, यानी कि कंपनी ने कोई भी जो अनपेड डिविडेंड की अमाउंट थी उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के 7 सालों के बाद भी, यानी कि ट्रांसफ़र करने से लेके नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर, कंसेक्यूटिव 7 ईयर्स यानी कि लगातार 7 सालों के अंदर कोई भी उस डिविडेंड के अमाउंट को लेने नहीं आया, तो उस केस में हम उसे IEPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब साथ ही में जिन शेयर्स के ऊपर वो डिविडेंड था, यानी कि कुछ शेयर्स होंगे, शेयर्स लिए होंगे किसी बंदे ने तभी तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो वो जो शेयर्स थे उससे भी हम IEPF को ही ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन कब करेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लगातार 7 सालों तक कोई डिविडेंड के अमाउंट लेने नहीं आया तो उस केस में ही IEPF को ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हाउएवर अगर बाद में किसी की जाग खुलती है, अचानक से किसी की नींद खुलती है, वो कहता है कि ये शेयर्स मेरे हैं, ये डिविडेंड मेरा है, तो सारी कह लो इंक्वायरी करने के बाद अगर सच में वो पर्सन एंटाइटल्ड है उस शेयर्स के लिए और उसके डिविडेंड के लिए, वही राइट ओनर है, तो उस केस में जो IPF से वो अपनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड और शेयर्स को क्लेम कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए हैं लॉ में, उसे फुलफ़िल करने के बाद। अब लास्ट सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर कंपनी इस पूरे सेक्शन की प्रोविजंस में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी या पेनल्टी क्या होगी। तो कंपनी को फ़ाइन लग सकता है मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख का, और कोई भी जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है उसको फ़ाइन लग सकता है मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम 5 लाख का। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अब हमारे जो सेक्शन 123 और 124 हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी कन्फ्यूजन है आपको।
बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्शन 124 है इसमें काफ़ी सारी टाइम लिमिट्स गिवन है, तो मैं इसे एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इन क्विक व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब डिक्लेयर करने के 5 डेज़ के विदिन हमें उस डिविडेंड अमाउंट को एक स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है, और डिक्लेरेशन से ही 30 डेज़ के विदिन, ध्यान रखना कि ये जो डिक्लेरेशन है यहीं से 30 डेज़ काउंट करने हैं, ठीक है। ये 5 डेज़ के बाद मत कर लेना काउंट। तो डिक्लेरेशन के ही 30 डेज़ के विदिन डिविडेंड को पे करना होता है, यानी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड करनी होती है हमें टू द शेयर होल्डर्स। अब अगर कोई भी डिविडेंड की जो अमाउंट है वो विदिन 30 डेज़ पे नहीं हुई, तो उस केस में हमें विदिन नेक्स्ट 7 डेज़, यानी कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिस दिन होनी चाहिए थी उसके विदिन नेक्स्ट 7 डेज़ उस अमाउंट को कहाँ डिपॉजिट करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट करना है। उसके बाद यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद विदिन 90 डेज़ हमें एक स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स अपलोड करनी है। कहाँ पे अपलोड करनी है? एक तो अपने खुद के वेबसाइट पे, और एक कोई और वेबसाइट जो भी सीजी ने प्रेस्क्राइब की होगी। और इसके साथ साथ ही अगर कोई भी शेयर्स या फिर कोई भी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड की अमाउंट है वो विदिन 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स तक पे नहीं हुई, कोई भी उस अमाउंट को लेने नहीं आया, उस केस में 7 ईयर्स एक्सपायर होने के बाद जो भी शेयर्स हैं प्लस जो भी डिविडेंड है उसके ऊपर, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे IEPF को, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इट वाज होल अबाउट द टाइमलाइंस ऑफ दिस सेक्शन। एक बार रिवाइज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी, उसके विदिन 5 डेज़ हमें उसे स्पेशल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, और डिक्लेरेशन से ही 30 डेज़ के विदिन पेमेंट ऑफ डिविडेंड करनी है। लेकिन अगर कोई डिविडेंड पे नहीं हो पाया तो जिस दिन लास्ट डे पेमेंट करनी थी उसके विदिन 7 डेज़ हमें उसे एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, और ट्रांसफ़र करने के विदिन 90 डेज़ स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर अपलोड करनी होगी अपनी वेबसाइट पे, और साथ ही में कोई और वेबसाइट जो भी सीजी ने प्रेस्क्राइब की हुई है। और अगर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कोई भी उन डिविडेंड अमाउंट को लेने नहीं आता है तो उस केस में जो भी शेयर्स हैं और जो भी डिविडेंड अमाउंट है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे IEPF अकाउंट को, यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्शन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।